हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आइए फिर हम आ गए बिना स्टडी पॉइंट्स में आपको लेकर, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों से रुका हुआ टॉपिक फिर से स्टार्ट हो गया है। यानी कि ऐसे जनरली लिया जाए तो ये टॉपिक जो आता है वो आता है 9th में, यानी कि ये टॉपिक है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स से आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले काइनेमेटिक्स को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं दोनों स्तर पर, लोअर स्तर पर भी और हायर स्तर पर। यानी कि आप उसको क्लास के रूप में ले तो 11th का जो टर्म्स में आता है काइनेमेटिक्स, या फिर आईआईटी फाउंडेशन के फर्स्ट फेज में जो आता है उस लेवल पे भी, और नीचे आ जाए तो 9th वाले जनरल बुक्स है, या पियर्सन से जो पढ़ते आता है तो 7 से इनको मिल जाता है। तो दोनों काइनेमेटिक्स क्या हो चुका है, डिराइव हो चुके हैं, उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। कुछ दिनों से जो जूनियर्स था, क्योंकि सीनियर्स का ये चल रहा था, तो टॉपिक जो है जूनियर और सीनियर दोनों के लिए हम एक साथ लेकर चलते हैं। तो अब डायनेमिक्स आया, सीनियर में भी आएगा, लेकिन पहले जूनियर वाले डायनेमिक्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से लेकर आए हैं। अगर 9th क्लास में से क्लास की वजह से तरह से लेते हैं तो ये 9th क्लास में भी आप क्लास के टर्म पे ले लेंगे, अन्यथा ये हमारे बैच का हमारे पास 2 भागों में बटा हुआ आईआईटी के बैचेस है, जूनियर और सीनियर्स। सीनियर्स में भी 2 बैच है, वो है फाउंडेशन और टारगेट। तो जो सीनियर्स है वो 11th 12th यानी कि 10th तक से ही वो शुरुआत हो जाती है उनकी, तो 10th 11th 12th वाले बच्चे उसको लेते हैं, और जो जूनियर है वो 7 से लेकर 9 तक के बच्चे। तो वो 7 से 9 तक के हम लेकर आए हैं आज। और देखिए क्या है आज डायनेमिक्स में पहला हमारा टर्म होगा फोर्स को जानेंगे। वैसे डायनेमिक्स में लॉ ऑफ फोर्सेस है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो उसकी जानकारी चूँकि हमने कहा कि जो हमारा जूनियर बैच होता है 7 से 9 तक का होता है, तो इसमें हम लेते हैं कि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स फोर्स, और आपको इसमें देख रहा है कि एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है और एक व्यक्ति पुश कर रहा है, यानी कि यही हमारा फोर्स है। एवरी पुल और पुश डिफाइंड एज फोर्स। कहीं भी कोई भी वर्क देखिए उसमें पुल और पुश ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो एवरी पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। और कुछ देखते हैं, ये देखिए एक बच्चा टॉयज को पुल और पुश कर रहा है, यहाँ भी वो फोर्स लगा रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स तो हमने जाना कि एवरी और पुल और पुश है, तो वो पुल और पुश से क्या क्या फोर्स कर सकता है उसको जानते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के नाम से इसको जानेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ये देखिए, क्या हो रहा है, इस पर गौर से देखिए क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और व्यक्ति उसको फोर्स लगा रहा है, यानी कि पुश कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है। जैसे वो पुश करता है ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, यानी पहला इफेक्ट क्या हुआ, बिल्कुल यही हुआ। क्या हुआ कि फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव, या तो किसी रेस्ट में, यानी कि फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो वो उसको मूव करवा देगा, या फिर टेंड्स टू मूव यानी मूव करवाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और जो व्यक्ति उसको धक्का लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा हल्का होगा, भारी ऑब्जेक्ट हो या दीवार हो, उसको कितना भी हम धक्का लगाएंगे तो वो नहीं हिलेगा। लेकिन हमने प्रयास किया कि वो उसको हिला दे, वो हमारा फोर्स
ठीक है, ये पहला होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इस पर गौर से देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखिए एक बॉल फोर्सली आ रहा है, एक बच्चा उसको कैच करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से मूवमेंट में है और बच्चा उसको कैच करता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हुआ इसका मतलब? चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स इज यूज्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। फोर्स का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए किया जाता है। जैसे गाड़ियों में चलती है, चलती गाड़ी है, उसमें ब्रेक लगाते हैं, वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, उसको फोर्स लगाकर रोक देता है। ये दूसरा इफेक्ट है। पहला इफेक्ट था कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगाकर उसको या तो मूव करवाया जा सकता है या मूव करवाने की चेष्टा की जा सकती है। दूसरा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको फोर्स लगाकर, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको फोर्स लगाकर रोका जा सकता है, यानी कि उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। चलिए तीसरे को देखते हैं, और इसको भी जरा गौर से देखिए। ये एक छोटी सी टॉय व्हीकल्स है और ये अलग अलग रास्तों पर चल रही है, तो उसको देखिए, साथ में इसको देखिए, वो हाइट जो अचीव करता है वो लिखा हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पे स्पीड अचीव जो कर रहा है। और ये जो रास्ते बनाए गए हैं, जैसे कि एक लीनिंग पाथ है, ये भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटी के द्वारा उसको मूव करवा रहा है। और फिर ये जहां जहां लीनिंग अपवर्ड्स हो रहा है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो अलग अलग फोर्स अलग अलग पॉइंट पर कर रहे हैं और अलग अलग उसकी स्पीड निकल रही है। आप ये देख लो, स्पीड से यहाँ बदलती रहती है, जैसे जैसे वो पाथ बदलता है स्पीड बदलती रहती है। यानी कि यहाँ क्या मिला? बिल्कुल सही, फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, जब ये ऊपर की तरफ चढ़ता है फोर्स इसको अगेंस्ट में लगता है, स्पीड कम हो जाती है, ये नीचे की तरफ आता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो स्पीड का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल करके हम स्पीड्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए तीसरे वाले को भी देखते हैं। अब इसको देखिए जरा गौर से, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक बैलून है जिसमें हवा डाल रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फैल रहा है। एक दूसरा भी देख लीजिए, एक बैलून है जिसमें एक व्यक्ति किल लगा देता है, चुभा देता है, उसमें होल हो जाता है, तो उसके अंदर जो गैसेस है वो बाहर फोर्स लगाकर निकालना चाहती है और इसको पूरी तरह ब्लास्ट कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तो ये क्या है? ये है कि फोर्स लगाने से इसकी साइज को बदल दिया, फोर्स लगाने से इसकी डायमेंशन को बदल दिया, क्योंकि जब ये फट गया तो ये एक अलग शेप का ले लिया। पहले ये क्या था? ओवल शेप में था, अब ये फ्लैट शेप में आ गया। तो फोर्स लगाकर साइज या डायमेंशन को बदला जा सकता है, ये हमारा अगला इफेक्ट है। फोर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू चेंज द शेप और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो चौथा हमारा इफेक्ट मिला कि फोर्स को अप्लाई करके हम उसके शेप या डायमेंशन को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, गौर से देखिएगा। क्या हो रहा है? नहीं पता चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। वहां देखिए, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। चलिए तो आगे देखते हैं।
क्रिकेट आप लोग देखते ही रहते हैं, तो क्रिकेट से ही संबंधित है। एक तो जोक्स मान लीजिए उसको, लेकिन दूसरा तीसरा लेके आया समझ में, आ गया। अच्छा ठीक है, आ गया। देखिए अब हम इसमें आते हैं कि ये जोक्स भी है, तो क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ आ रहा है धक्का लगा के, उसकी डायरेक्शन नहीं है, और अचानक उस पर चढ़ जाती है, तो वायलेंस उसका एक तरफ जाता है, बाद में बात करेंगे, लेकिन फोर्स एक अप्लाई हो जाता है और ये आगे ना बढ़ के इसको भैया पीछे की तरफ उड़ता, ऊपर की तरफ उड़ता है और ये गिर जाती है पीछे की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन सीधा था उधर से। इसमें देखिए बॉल इधर से आता है, वो उसको हिट करता है, इधर चला जाता है। यहाँ ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये रियल सीन है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच इस वर्ल्ड कप का, वुमेन्स वर्ल्ड कप का सीन है, जिसमें ये बॉलर जो है वो पूनम कुमारी है, पूनम यादव है, और पैडी बैट्समैन है। पूनम यादव ने बॉल को देखिए फेंका, और ये बॉल से यहाँ पर आकर इसके पैड से टकराया और फिर डायरेक्शन चेंज करके स्टंप में घुस गया। गौर से देखिए, पूनम यादव है ये, और ऑस्ट्रेलिया की है कौन सी, और बड़ा क्रूशियल मैच था। इस मैच में मात्र 17 बॉल पे 30 रन बनाने थे, लेकिन 8 विकेट उसके गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के, और उसको मात्र जीत के लिए 30 ही रन बनाने थे। लेकिन कैडनेप बैट्समैन जो है कैडनेप है, और वो उसके पांव से लगता है बॉल टर्न करके विकेट में घुस जाता है। ये ओरिजिनल सीन है। चलिए, तो यहाँ क्या मिला, अब शायद समझ गए क्या होगा कि जब बॉल को थ्रो की वहां भी फोर्स लगा, और जब बॉल फिर उसके पैड से टकराया तो वहां उसके पैड का टकराहट से एक फोर्स लगा जो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वहां बैट बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यहाँ इसका ऊपर चढ़ती है, फोर्स लगता है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, फोर्स को यूज करके उसकी डायरेक्शन और मोशन दोनों को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, डायरेक्शंस और मोशन दोनों को। जैसे आप देखेंगे कि जब थ्रो कर रही है उस वक्त उसका स्पीड कुछ और होता है, यहाँ भी जब थ्रो किया उसका स्पीड और होता है, जब वो स्ट्राइक करेगा तब स्पीड और होता है, लेकिन डायरेक्शन भी बदलता है और मोशन भी बदलता है। तो ये इफेक्ट्स है किसके, फोर्स के। फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, स्पीड्स को बदल सकते हैं, उसकी डायरेक्शंस को बदल सकते हैं, यानी कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, डायरेक्शंस को बदल सकते हैं, उसके शेप और साइज को बदल सकते हैं, डायमेंशन को बदल सकते हैं, रेस्ट में है तो मूव करवा सकते हैं, मूव में है तो स्टॉप कर सकते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं नॉर्मली। फोर्स, पुल और पुश। Force comes into play due to interaction, and interactions of the object with another result in force between the two objects. और एक चीज बता दें कि फोर्स चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, नॉन कॉन्टैक्ट हो, कॉम्बिनेशन होता है, विदाउट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये आगे होता है। आइए देखो कि एक लड़की है, वो एक चेयर को पुल कर रही है, पुल कर रही है अपने डायरेक्शन से। ये टॉय कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ पे बच्चे वो टायर्स को मूव करवाते हैं, उसको वो रोक रही है, और ये बॉक्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। और ये देखो आटा गूंथ रही है, आपके घर की मम्मी में गूंथती है आटा, या फिर वो कुछ बनाती है स्टोर। और यहाँ देखो रबर से एक व्यक्ति खेल रहा है, वो उसको लगा रहा है, छोटा कर रहा है। तो ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स और दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
टाइप ऑफ फोर्सेस तो पेयर में होता है, लेकिन मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट जो कहेंगे कि फोर्स, एक्शन और एक्टिव दोनों, यानी कि ऑब्जेक्ट और सप्लायर, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे देखो, कुछ व्यक्ति मिलकर एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स इसके द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन बॉक्स पे एक और फोर्स लग रहा है, वो सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा है। उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन भी तभी होगा जब दो सतह आपस के कांटेक्ट में आएंगे, और मस्कुलर जो है वो किसी बॉडीज से, यानी को चाहे ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो, जैसे टांगा गाड़ी है, घोड़ा खींचता है, साइकिल हम चलाते हैं, तो मस्कुलर फोर्स वो कहते हैं जिसमें किसी एनिमल्स का इस्तेमाल हो, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो। अब आए नॉन कॉन्टेक्ट में, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस जो होती है इसमें भी बहुत सारी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती है जनरली 3 टाइप्स की होती है। मैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, ग्रेविटेशनल, जिसमें ऑब्जेक्ट बॉडीज एक्शंस, और उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये 3 फोर्सेस है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट आती है। मैग्नेट है, आयरन फिलिंग से मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट्स को फोर्स के द्वारा आपने विदाउट कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट में गए बगैर क्या करता है, उसको खींचता है, यानी उसको फोर्स अप्लाई करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसे कि कंघी से हम अपने बालों को सवार है थोड़ा तेजी से, और किसी छोटे छोटे कागज टुकड़े के पास ले जाए तो उसको क्या करता है, खींच लेता है। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट लगा नहीं लेकिन फोर्स लगा, मूवमेंट होगा भी तो फोर्स लगा। उसके बाद यह तो सब ग्रेविटेशनल, जिसकी वजह से हम लोग खड़े हैं, चलते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी की वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि अर्थ अपनी वजह से करता है, सन अपनी वजह से करता है, प्लैनेट्स अदर्स जो है वो अपने वजह से करते हैं, सभी अपनी अपनी मास की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब ये देखिए जरा इस बॉडीज को, ये एक पॉइंटर लगाया गया है, जिस पॉइंटर पे स्ट्रेट ये खड़ा है, तो ये मान लिया जाता है कि इस ऑटो का या इस ऑटो का, दोनों ऑटोस की जो वेट है वो बराबर है। तो ये रॉड जो है स्ट्रेट है। और जैसे ही आप देख रहे हो कि एक दूसरा ऑटो उस पर आ जाता है, मतलब कि ये क्या हो जाता है, इधर वेट ज्यादा हो जाता है और वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन, यानी कि दो फोर्सेस। अब जैसे देखो कि एक फोर्स ये लगा रहा है, ये इधर नीचे की तरफ, ये इधर नीचे की तरफ, दोनों तरफ लग रहा है। फॉलकॉन सेट यहाँ लगा हुआ है। जैसे मार्केट में आप जाते हैं और 1 किलो सामान कोई मांगते हैं, तो वो तराजू पे एक तरफ वेट रखता है और एक तरफ अपना सामान रखता है, बिल्कुल वो सीधा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि ये 1 kg के बराबर होगा, इसको इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो जो दोनों तरह की फोर्सेस है वो बराबर होगी तो वो बैलेंस हो जाएगा, और दोनों तरह की फोर्सेस में कुछ डिफरेंस नॉन जीरो हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे भी इसको देखते हैं। ये देखिए, इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है कि ये फोर्स नंबर 1 और ये फोर्स नंबर 2, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से लगते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तब उस दोनों फोर्सेस के एक्शंस को हम बैलेंस या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इस तरह यहाँ भी दिखाया गया है नॉन इक्विलिब्रियम में कि एक बड़ा फोर्स लगा है और छोटा फोर्स लगा है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो बड़ा फोर्स होगा उसके डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन बैलेंस फोर्स।
यानी कि ऑन बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये आप देखोगे कि नॉन बैलेंस जो होगा फोर्स है, वो फोर्स में क्या होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। और जो बड़ा फोर्स होगा तो कोलिजन करता है तो भी, या बैक कोलिजन करता है तो भी, वो उसको अपनी डायरेक्शन में करेगा। जैसे मान लो कि बड़ा फोर्स है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये छोटा फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो इधर की तरफ होगा। और सपोज करो कि ये 50 न्यूटन का है और ये 30 न्यूटन का फोर्स, दोनों अप्लाई हो रहा है, तो 50 न्यूटन का फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये है, और 30 न्यूटन के फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये है। तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे लगेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को इधर मूव करवाएगा, लेकिन कितना से मूव करवाएगा ये आपको मिलेगा इन दोनों को जब निगेटिव कर देंगे, यानी कि 50 माइनस 30, यानी कि उस पर फोर्स जो अप्लाइड होगा वो 20 न्यूटन का होगा। फोर्स जो अप्लाइड होगा वो कितने का होगा, 20 न्यूटन का होगा। तो 20 न्यूटन जो कहलाएगा ना, वो नेट फोर्स या नेट इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स, और वही नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो मोशन का कॉज बनेगा। यानी कि जब भी ऑन बैलेंस होगा तभी मोशन होगा, बैलेंस एक्शन पे मोशन नहीं होगा। मोशन तभी होगा जब फोर्सेस ऑन बैलेंस्ड होंगे, और वही कॉज बनेगा। तो जहाँ कहीं भी आगे हम इस तरह की हम इस्तेमाल करें नेट फोर्सेस, दैट मीन्स एक्टिंग फोर्सेस, यानी कि वो 20 मीटर से वो सब 20 न्यूटन से उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन से एक्ट कर रहा है, बाकी जो है वो इसको अपोज करने में खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पे जब हम कहा जाएगा कि 10 न्यूटन ऑफ फोर्स वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स या अदर जितने भी अपोजिंग फोर्सेस है उतना वो बैलेंस करने के बाद ये एक्स्ट्रा 10 न्यूटन से जो उस पर वर्क कर रहा है, तो जो वर्किंग फोर्स होगा वही नेट फोर्स होगा। चलिए आगे पढ़ देखते हैं। और ये देखिए, ये वही चीज है ऑन बैलेंस फोर्स, यानी कि अगर हम मान लें कि ये तीनों व्यक्ति है वो फोर्स लगाने में सिमिलर फोर्स लगाता है, यानी कि एक ही ताकत तीनों के पास है, तो नेचुरली आपको दिख रहा है कि इधर 2 है, तो अगर इसको 1 न्यूटन लेते हैं तो 1 न्यूटन इधर 2 न्यूटन हो जाएंगे, 5 न्यूटन लेते हैं तो 10 न्यूटन हो जाएंगे। तो ये इस व्यक्ति को वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इधर की तरफ डायरेक्शन में खींचेंगे। कितने डायरेक्शन से खींचेंगे, इन दोनों को जो नेगेटिव पाएगा उसका डायरेक्शन में उस फोर्स के द्वारा खींचेंगे, यानी 2 न्यूटन से 1 न्यूटन फोर्स से वो अपनी तरफ खींचेंगे। इसको अनबैलेंस करते हैं। और जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वाज ए चेंज इन मोशन, और वही नेट फोर्स जो है, जब तक मान लो कि एक स्टूल या कोई बॉक्स रखा हुआ है और उसको हम धक्का देते हैं धीरे धीरे नहीं हिलता है, तो क्या फोर्स उसका नहीं लगा रहा है, लगा रहा है, लेकिन जब हम उसको ज़्यादा फोर्स देते हैं तब वो मूव करने लगता है। मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स जितना था उतना तक हम फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं मूव करेगा, लेकिन उससे जैसे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा। तो वो मूव करेगा तो सपोज करो कि 10 न्यूटन फ्रिक्शन था, तो जब एबव दैट 10 न्यूटन वर्क करेंगे उस पर तभी वो मूव करेगा, और वहाँ पे वर्किंग या नेट फोर्स जो होगा वो -10 न्यूटन के बराबर होगा, यानी कि 20 लगा तो 10 - 20 10 न्यूटन ही वर्क करेगा। उसको हम कहते हैं नेट फोर्स या वर्किंग फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। यही चीज यहाँ भी है, जैसे देखिए ये 50 न्यूटन का वर्क कर रहा है इधर की तरफ, और ये 30 न्यूटन का वर्क कर रहा है इधर, वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉडी किधर मूव करेगा, बिल्कुल सही, एकदम इधर बड़े वाले तरफ। कितना करेगा, तो 20 न्यूटन से। यहाँ पे एक बाहर हथेलिया है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है,
60 न्यूटन से, और 20 न्यूटन से वो कोई चीज उसको अपोज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा और उसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये 25 की स्पीड से नीचे आनी चाहती है और एयर जो है 20 न्यूटन का अपोजिशन कर रहा है, तो इसकी जो मोशन पे जो वर्किंग फोर्स होगा वो 25 माइनस 16 9 का होगा, 9 न्यूटन का होगा। इसी तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं 4 4 8 न्यूटन और यहाँ पे 3 न्यूटन, तो वर्क इधर की तरफ मोशन होगा 5 न्यूटन से। इसी तरह यहाँ 300 न्यूटन से ऊपर और 100 न्यूटन से नीचे ये रॉकेट से ऐसा उड़ान भर रहा है, तो ऊपर की तरफ ये जाएगा कितने न्यूटन से, तो 100 न्यूटन से, मतलब 30 माइनस 10 हो जाएगा। और इसी फोर्स को हम कहते हैं कैसे, नेट फोर्सेस, इसी को हम कहते हैं नेट फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं और उसको वर्बली में देख लेते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। तो आप ये देखते हैं कि तराजू पे दोनों तरफ बराबर है, तो वो कहलाएगा बैलेंस फोर्स, यानी इक्वल इन साइज और मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज ए चेंज इन मोशन। क्या होगा, बैलेंस फोर्स कब होगा, जब दो फोर्स बराबर हो, एक ही तरफ लग रहा हो तो डबल एक्शन करेगा, वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा, वो हम बैलेंस ही माना जाएगा। ठीक है, बैलेंस के लिए डेफिनेशन अब आपका परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन, और जो बैलेंस फोर्स एक्ट होंगे तो वो कभी भी मोशन के लिए कॉज नहीं बनेंगे, मतलब उससे कभी भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा है। लेकिन अनबैलेंस के लिए क्या होगा, उनके साइज या डायरेक्शन सिमिलर या अपोजिट कैसा भी हो सकता है, ऑन इक्वल साइज और लेंथ मतलब अनइक्वल फोर्सेस होंगे, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, और वो मोशन के लिए कॉज बनेंगे, और वो मोशन के लिए कॉज बनेगा, यानी कि दो अनइक्वल फोर्सेस आपस में जब एक्ट करेंगे तो मोशन होगा, और मोशन होगा बड़े फोर्स के डायरेक्शंस में, और उसका एक्शन जो होगा, एक्शन फोर्स जो होगा यानी कि एक्टिंग फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स के रूप से जाना जाएगा, यानी कि अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड नेट फोर्स, यानी कि अनबैलेंस यहाँ कहने का मतलब उतना जितना एक्स्ट्रा फोर्स लग गया वो नेट फोर्स है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, क्या हो रहा है, दो एप्पल्स है, पानी की बूंदों से कुछ बड़ा रहता है और हवा के झोंकों से आकर टकरा रहा है, और टकराने से देखो एप्पल्स अपनी जगह पे, लेकिन पानी की बूंदें वहां नीचे गिर गई, नहीं समझ में आया, चलिए आगे यहाँ देखिए, एक बॉब आकर चार बॉब धक्का लगाता है, लेकिन बाकी कोई नहीं हिलता, चौथा हिलता है, फिर वो आकर धक्का लगाता है, फिर का चौथा हिलता है, नहीं पता। चलिए इसको देखिए, स्कूनर देखा होगा, बिलियर्ड, एक बॉल को स्टिक धक्का लगाता है, दोनों का वेट सेम है, 1 kg 1 kg, 0.1 kg 0.1 kg, और उसको वो धक्का लगाता है और ये दूसरा वो वहीं पर रह जाता है, दूसरा चला जाता है, नहीं समझ में आया। अच्छा, ये मोमेंटम है, इसको कहते हैं मोमेंटम, जब बॉडी अपने मास और स्पीड्स के द्वारा जो एक्शन करता है उसको कहते हैं हम मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड मोशन ऑफ द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये एक चीज दिख रहा है, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। एक छोटी मछली है, बड़ी मछली आती है, उसको खाकर फिर चलती है। बड़ी मछली जिस स्पीड से आती है और जब छोटी मछली को निगल जाती है
तो फिर उनका जो स्पीड्स होता है ना, वो स्पीड इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है कि इन दोनों के वेट को मल्टीप्लाइड करके और इधर वाले वेट और इसकी वेट्स के बराबर होता है। थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, पता चल जाए। ये देखिए, एक ट्रक है और एक कार है और दोनों में कोलिजन होता है। ट्रक इधर से आ रहा है, कार इधर से जा रही है, और दोनों में जब कोलिजन होता है तो क्या हो रहा है, ट्रक वहीं खड़ा हो जाता है, कार इधर की तरफ। तो ये कितने वेलोसिटी से जाएगी वो आपको उस पर दिख रहा है, आप उसको गौर से देखिए। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले आएगा तो 20 के स्पीड से आ रही है, और इधर जा रहे हैं -20, दोनों के स्पीड सेम है। और जब ये पीछे की तरफ चली तो वो इस डायरेक्शन में आगे तो नेगेटिव हो गया और 40 हो गया। अंतर दिया गया है, इसका वेट 1000 kg और इसका वेट 3000 kg। यानी कि मतलब ये कि किसी भी हालत में मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व हो जाएगा। यानी कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा उतना ही कोलिजन के बाद ये मोमेंटम मिलेगा। इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो चलिए मोमेंटम को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिए, चूंकि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो लीनियर पाथ को पढ़ेंगे। मैंने कहा कि जूनियर सीनियर वाले मोमेंटम आएंगे तो सारे मोमेंटम मिलेंगे, एंगुलर वगैरह सारे। जूनियर्स वाले में लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और यदि लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करें तो इसका जो मैग्नीट्यूडनल मैथमेटिकल्स टर्म्स आएगा वो आएगा P = mv, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, P = m × v। और इसलिए इसका यूनिट जो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास का m और v का मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम्स हो गया लीनियर, और जूनियर में हम लीनियर मोमेंटम में पढ़ेंगे। तो आपने देखा फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स और टाइप ऑफ फोर्सेस, साथ में हमने देखा मोमेंटम। और ये सारी टॉपिक जो है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में यूज होने वाले हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और अगले सेशंस तक हम ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मोशंस, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये आप यहाँ पर सिग्मा p बिफोर सिग्मा p आफ्टर, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इसको आप याद करके रख लें, m1 v1 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में सेकंड ऑब्जेक्ट की मास और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो फिर दूसरे टाइम्स में जो फर्स्ट के वेलोसिटी और मास तो नहीं बदलेगा लेकिन वेलोसिटी बदलेगी, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे के वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो पहला जितना आया उतना ही दूसरा आएगा। ये कंजर्वेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशंस है, और यही दोनों डेरिवेशन से हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉ को निकालेंगे और कैसे ये उसमें इफेक्ट होगा ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और बाकी अगले सेशन में हम लेकर आएंगे। और ये पूरी टॉपिक निकालने के बाद ही फिर सीनियर में आएंगे, तो जूनियर की ही अभी टॉपिक्स आएगी। तो अगला वीडियो जो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका धन्यवाद।